प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो उम्मीद करूंगा आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी लगातार बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो पे हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है और इस पेपर का भाई आज हम लोग करेंगे अपनी कॉपी पर सोल्यूशन, यानी कि इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर थ्योरी के होंगे या रिएक्शन होंगे या आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे, तो केमिस्ट्री का आप लोग कैसे सोल्यूशन करते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर या करके आपको आना है। आज के इस क्लास को देखने के बाद आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो देख सकते हैं जितने भी छात्र हमारे 2025 बोर्ड एग्जाम में परीक्षा देने वाले हैं, यानी कि 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, इस वीडियो को जरूर देखिएगा और यहाँ पर एकदम न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ये पेपर जो है पूरा हल के साथ मिलने वाला है। ठीक है, तो आज का हमारा जो कोड है वो क्या है, 347 GC कोड का पेपर है। ठीक है ना, तो चलिए भाई शुरू करते हैं यहाँ पर और इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर देखिएगा, इसके देखिए जो इसमें पूर्णांक रहेगा वो 70 का रहेगा और समय आपका 3 घंटे 15 मिनट रहता है, वो आपको पता ही है। निर्देश आपके इस प्रकार से दिए रहेंगे पेपर में आपको, जो कि दिया है आपके पास यहाँ पर, जैसे कि फर्स्ट है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष यानी कि सामने दिए गए हैं, ऐसा रहेगा। तो ये निर्देश मैं आपको एक प्रारूप के तौर पर यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलिए ऑब्जेक्टिव को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर लॉन्ग के क्वेश्चनों को भी देखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विलियन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट डाला था इसका, लेकिन काफ़ी सारे जो छात्र हैं वो गलत जो है चूज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, विलियन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं शब्द आया है। कौन सा भाई साहब, नहीं। तो जब नहीं आएगा तो कौन सा चूज करना है। वैसे देखो, परासरदाब, हिमांक, अवनमन, वाष्पदाब, ये सभी क्या है आपके गुणधर्म है। नहीं में आपको चूज करना है पृष्ठ तनाव को। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है यहाँ पर वो बिल्कुल आपका सही है, इसलिए थर्ड ऑप्शन को राइट कर देंगे। यहां से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है वो थोड़ा सा इस टाइप से दिया है और देखो क्वेश्चन इसी तरीके के रहते हैं। ज़्यादा आप लोग थ्योरी के चक्कर में मत पढ़ना कि आप सोचोगे हम ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़कर चले जाएं तो बोर्ड एग्जाम में हम लोग बहुत अच्छे नंबर लेके आ जाएंगे। तो देखो ऐसा नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन भ्रमित करने वाले जरूर मिलेंगे। जैसे इसी प्रश्न में आप देखो कह रहा है खा नंबर क्वेश्चन कि 3 धात्विक आयनों, जिसमें से 3 धात्विक आयन कौन कौन से हैं, एक X है, एक Y है और एक Z है। फिर कह रहा है कि के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः दिए गए हैं। जैसे X का दिया है +0.52, क्रमशः लगा दिया ना, क्रमशः शब्द जैसे ही जुड़ जाता है आप लोग समझ जाओ कि इनके क्रम से हैं, ये दिए गए हैं। Y का आपका दिया है कितना, -3.03 वोल्ट। ऐसे ही Z का दिया है 1.18 वोल्ट। ये क्रमशः दिए गए हैं, क्या दिए हैं तो भाई इलेक्ट्रोड विभव दिए हैं, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अब कह रहा है तथा धातुओं की बढ़ते अपचयन क्षमता का क्रम कौन सा होगा। तो देखो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको जो राइट आंसर जो चूज करना है, आपको सबसे पहले देखो प्लस वाला लिखा जाएगा। अब इसी में देखो बहुत ही आसान है, आपको मैं यहाँ पर आसानी से समझा सकता हूँ। कैसे भाई, जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा यानी कि जो प्लस की वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा माना जाएगा, है ना। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर फिर क्या है, जो उसके बाद छोटा होगा, फिर जैसे इसको हम लोग क्रम से अगर लिखे तो क्या लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पर पहले लिखोगे आप लोग +0.52 वोल्ट। फिर इसके बाद कौन सा आएगा तो बोलेंगे भैया हमारा फिर ये वाला आएगा, है ना, ये वाला आएगा। नहीं, ये इसमें देखो क्वेश्चन में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा लेना। तो फिर इसके बाद ये वाला आएगा हमारा क्रम से माइनस का 1.18 वोल्ट आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर ये आपका आएगा 3.03 वोल्ट, यही क्रम तो होगा। तो इसमें आपका सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला। ये किसका वैल्यू है, X का है। फिर ये किसका वैल्यू है, Y का है। फिर किसका है ये वाला, तो ये आपका Z का है। तो भाई आपका ये Z जो है वो आपका देख सकते हैं ये क्या है, सबसे कम माना जाएगा। फिर आपका क्या है यहाँ पर सॉरी ये Y का वैल्यू है ना, तो Y वाला सबसे कम है। फिर ये Z है, फिर ये X है। तो Y सबसे कम मतलब कहाँ पर, सॉरी जो आपका X और Y और Z, तो ये X हो गया हमारा सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो इस वाले में नज़र डालो सेकंड नंबर पे, यहाँ पर देखो X, यहाँ पर ये क्या है, X जो है ये सबसे कम यहाँ पर अपचयन है। इसके बाद Z है, फिर क्या है Y है, यानी कि Y जो है अपचयित होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो Y क्या है, ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इधर की ओर मुंह खुला है, मतलब समझ रहा हो कि ये बड़ा है, फिर ये है, फिर ये है,
ऐसा क्रम चलता है। तो यहाँ पर इतना आपको समझना है, सेकंड नंबर विकल्प आपका इसमें राइट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो मैंने इसको आपको करा दिया। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो आपको भी पता है सेकंड इनवर्स होता है, प्रथम कोटि यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं उनमें जो वेग स्थिरांक की इकाई होती है वह क्या होता है, सेकंड इनवर्स ही माना जाता है। तो इसको आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है। देखो इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पर Cu जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु आयन है और जो Cn है वो लिगेंड है, लेकिन इसके बाहर कितनी संख्या जुड़ी है तो आप देखेंगे तो 4 है। तो अब आपको यहाँ पर याद रखना है, जो Cu की समन्वय संख्या निकालनी है तो लिगेंड के बाहर जितना नंबर जुड़ा है वही आपका क्या है, समन्वय संख्या माना जाएगा। तो इसमें आपका कितना जुड़ा है, 4 जुड़ा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको चूज कर लीजिएगा। अगला देखिए 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का। इसमें कह रहा है Rx तथा NaI की अभिक्रिया का नाम बताइए। यानी आप लोग इसमें आप जो है इसका रिएक्शन कराओगे तो इससे कौन सा रिएक्शन होता है, यानी कि उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपका ये प्रभावी एक हाईलाइट है I। ठीक है, तो ये I जो है इसको रेक्स को रिप्लेस करके इसकी जगह पर शिफ्ट होता है। इस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग फ्रिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिंकेलस्टाइन अभिक्रिया होती है, जो कि सेकंड नंबर आपका इसमें राइट आंसर इस विकल्प क्वेश्चन का हो जाएगा। इसको चूज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने। इसमें देखो देखिएगा R यानी कि आपका इसके साथ क्या जुड़ा है, NH2 यानी कि एक एमीन। ठीक है ना, तो एथिल एमीन आपका ये ग्रुप बनता है, इसमें ये जुड़ा है NH2। अब कह रहा है इसको आप कराओ क्या, HNO2 यानी कि नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करा दो, तो इसमें क्या बनेगा। तो देखो एमीन से जब आप नाइट्रिक अम्ल का रिएक्शन कराते हो तो आपका एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, याद रखना, एल्कोहल। तो एल्कोहल यहाँ पर सेकंड नंबर का जो विकल्प है वो आपको दिख रहा है, यही इसका जो है क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 नंबर तक के हमारे टोटल 6 ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में आते हैं और मैंने 6 ऑब्जेक्टिव इस पेपर सेट के आपके सामने देखे सॉल्व भी कर दिए। अब चलिएगा यहाँ से हमारे लॉन्ग के क्वेश्चन कुछ आएंगे, तो इनको हम लोग देखते हैं किस तरीके से स्टार्ट होता है अगला प्रश्न। तो दूसरे नंबर से देखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन शुरुआत करेंगे पहले आपको एक नंबर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, मोल प्रभाज को उदाहरण द्वारा समझाइए। मतलब कि आपको ये बताना है कि मोल प्रभाज या मोल अंश भी इसे बोलते हैं, एक इसका दूसरा नाम क्या है, मोल अंश। तो मोल प्रभाज या मोल अंश क्या है ये आपको बताना है। तो चलिएगा इसका आंसर देख लीजिए। मोल प्रभाज का क्या होता है कि 1 विलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। मतलब आपने एक चीज समझा कि भाई मोल प्रभाज या मोल अंश मैंने बताया जैसा कि, तो क्या होता है, तो 1 विलियन या किसी बिलियन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। मतलब जैसे आपके पास कोई बिलियन है और मान लीजिए कि उसमें 2 घटक हैं, एक आपका विलेय और एक विलायक, तो हम क्या मान ले, एक को ए मान लेते हैं विलेय को और एक को बी मान लेते हैं। तो आपको करना क्या है, जब इसका फार्मूला निकलेगा तो अगर आपको विलेय का निकालना है तो आप विलेय को ऊपर कर दोगे और नीचे क्या करोगे, दोनों को ऐड करके लिखोगे, है ना, दोनों को जोड़ करके लिखोगे। और अगर आपको बी का निकालना है भाई तो आप क्या करोगे, बी को ऊपर कर देना और नीचे दोनों को फिर ऐड करके लिख देना। ये आपका इस तरीके से चलता है इसमें। ठीक है, तो ये आपको यही परिभाषा भी बता रही है जो कि आपके सामने है। मतलब कह रहा ना कि कुल मोलों की संख्या का अनुपात, किसी एक घटक को लेना है फिर नीचे क्या करना है, दोनों घटकों को ऐड करके उसका अनुपात के रूप में लिख देना है, तो आपका ये हो जाता है मोल प्रभाज। ठीक है, अब चलिएगा अगले प्रश्न पे आएंगे। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इस तरीके से न्यूमेरिकल टाइप का है और इसको मैं सॉल्व कराने का आपको जो है यहाँ पर प्रयास करूंगा। देखिए प्रश्न है, यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, 2Ce के पावर क्या है, यहाँ पर लगा है 4+ आयन है, फिर प्लस करके CO गिव्स टू 2Ce 3+ CO2+ के लिए आपको बताना है E0
ई नॉट यहाँ पर दिया गया है Ce4+ से Ce3+ का मान क्रमशः ई नॉट सेल के लिए एक दिया है, ये आपके पास 1.89 भी यानी वोल्ट, और दूसरा आपके सामने दिया गया है एक इसके लिए ई नॉट CO2+ से CO के लिए माइनस का 0.3 वोल्ट। तो आपको क्या निकालना है भाई, इसमें विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। ई नॉट सेल आपके पास ई नॉट सेल देखो दिया है, तो आपको ई नॉट यहां पर इसका वैल्यू ज्ञात करना है। कैथोड और एनोड के रूप में चलता है, सॉरी विद्युत वाहक बल आपके पास दिया है। क्वेश्चन को जस्ट देखिए उल्टा कर दिया, क्वेश्चन और तरीके से पूछता है। अगर मान लो कि विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए बोलता तो फिर भी आपको दोनों तरीके से यहां पर मैं बताऊंगा। चलिए गा नंबर का यहां सोल्यूशन करते हैं। इसमें आपको जब इस तरीके को क्वेश्चन आएगा तो क्या करना होता है, सबसे पहले एनोड और कैथोड को पहचानना पड़ेगा। क्या पहचानना है भाई, एनोड और कैथोड को। तो देखो इसका जो एक सूत्र होता है याद रखिएगा, आपको लिखना है यहां पर एक चीज समझ लेना। सबसे पहली बात, एनोड पर जो होता है, एनोड पर देखिए क्या होता है, तो आपका माइनस का विभव यहां पर माने जाएगा, और जो कैथोड होता है उसमें प्लस रहेगा। तो यहाँ पर देखना, थोड़ा सा मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, कैथोड पर प्लस रहेगा, ठीक है। अब देखिए जब ये चीज़ चल जाती है तो इसमें एक सूत्र होता है जो कि आपका इस तरीके से चलता है। सूत्र यहाँ पर क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड, और यहाँ पर रहता है माइनस ई नॉट एनोड। ये जो सूत्र है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बेहद इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अगर देखो क्वेश्चन में, तो ई नॉट सेल का मान दिया है आपके सामने, ई नॉट यहाँ पर CO2+ है, CO ये एक वैल्यू दी है। अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि माइनस का जो वैल्यू है आखिरकार ये एनोड है कि कैथोड है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया है कि भाई अगर आपका जो एनोड होता है वो नेगेटिव रहता है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव होता है। हमने क्या समझा कि ये एनोड है ना, एनोड दिया गया है और सेल का वैल्यू दिया, तो निकालना क्या है, तो हमें कैथोड निकालना है। तो क्या कर सकते हो, सिंपल तरीके से आप लोग कैथोड को निकाल सकते हो, या बोले तो ये जो आपको निकालने के लिए बोला है यही क्या है, कैथोड है। तो चलो फिर इसका मान निकाल दो। आप लोग कैथोड को इधर ले आओ, या आप कैथोड लिखो, या तो आप इस तरीके से इसको लिख दो डायरेक्ट। चलिए हम लोग अब इसी को लिखते हैं। तो ई नॉट क्या लिखना है हमें, Ce4+ से Ce3+, है ना, Ce4+ से Ce3+, ये निकालना है। इक्वल टू ई नॉट सेल हमारा यहीं पर रहेगा, इधर जो ये ई नॉट एनोड है ये आपका इधर आएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर ले आओ, यहाँ पर ई नॉट सेल, और ये इधर आएगा तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस ई नॉट, क्या हो जाएगा, एनोड, है ना, एनोड। चलिए तो अब वैल्यू को रख देते हैं इसमें। तो इक्वल टू में यहाँ पर ई नॉट कैथोड, अब यहाँ पर इसको हम कैथोड बोल सकते हैं। ई नॉट सेल का वैल्यू क्या है, 1 क्वेश्चन में कितना दिया था, 8 9 प्लस, यहाँ पर प्लस है ना हमारा, प्लस लगाएंगे। ई नॉट एनोड का वैल्यू कितना है, ई नॉट एनोड है माइनस का 2.8, है ना, 2.8 यही तो दिया है। तो 2.8 है, तो अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर आप माइनस, ये प्लस चिन्ह सूत्र का बना है, और यहाँ पर माइनस का रखोगे 0.28, ये वैल्यू है एनोड की। अब देखो इसको सॉल्व कर दो। ई नॉट, इसको हम क्या बोल रहे थे, कैथोड बोल रहे थे। ई नॉट कैथोड इक्वल टू, इससे घटाओगे 1.89, और ये प्लस माइनस माइनस तो 0.28, और ये जब घटेगा तो 1, ये 1 बचेगा, यहाँ पर 6 आएगा, 1.61। ये क्या था हमारा, वोल्ट में आएगा, है ना, विभव है। तो ई नॉट कैथोड का हमारे पास मान आ गया 1.61, है ना। ये आपका इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। इतना आपको इसमें ज्ञात करना था। मतलब देखो सूत्र जो है वो मेन रहेगा आपका, है ना, सूत्र। अब इसमें आपको पहचानना क्या है, तो एनोड और कैथोड, और बाकी जैसा भी जो भी वैल्यू को निकालने के लिए बोले आप इधर उधर करके मतलब पक्षांतर करना है, सिर्फ और सिर्फ, कुछ नहीं करना इसके अलावा। तो ये आपका सॉल्व हो जाता है इस तरीके से, इस टाइप का क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। इसमें अंतर, यानी आणविकता की कोटि और आणविकता और कोटि में क्या अंतर होता है, यही बताना है ना हमें। तो चलिएगा इसका आंसर देखिएगा। तो देखो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, तो यहाँ से लिखना है एक अंतर जो है ना वो आपको इस तरीके से लिखना है, क्योंकि आप थोड़ा बड़ी क्लासों में है ना, आप बीच से लाइन खींचने वाला ना लिखिए तो वो भी बेहतर है। बाकी चाहे तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक ही लाइन में देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट अंतर क्या कहता है,
आणविकता जो होती है वो सदैव एक पूर्ण संख्या होती है ना। आणविकता जो होती है वो क्या होती है, सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। जबकि जो कोटि होती है वो भिन्नात्मक भी हो सकती है। कोटि क्या हो सकती है, भिन्न भी, यानी कि जैसे कि कोई अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, कोई द्वितीय कोटि की हो, कोई शून्य कोटि की है, ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर जो आणविकता है वो पूर्ण रहेगा, है ना, पूर्ण संख्या रहेगी। सेकंड अंतर देखिएगा, आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। जैसे कि कोटि क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। लेकिन आणविकता शून्य नहीं हो सकती है, जबकि कोटि शून्य भी हो सकती है या हो जाती है। ये सेकंड हो जाएगा इसमें दूसरा अंतर। तीसरा जो अंतर है वो आपको बताना है, अभिक्रिया की आणविकता की व्याख्या उसकी क्रियाविधि द्वारा कर सकते हैं, जबकि अभिक्रिया की कोटि प्रयोग द्वारा निकाली जाती है। जैसे यहाँ पर आपके पास 2NO2 गिव्स 2, आपका ये रिएक्शन बनता है 2NO2 + O2। अब इसमें आप अगर देखो तो ये देखो एक ही जो अणु है इसकी सांद्रता में ही परिवर्तन हो रहा है। तो इसका दर अगर आप देखो तो यहाँ पर N2O2, इसका केवल एक ही जो है धातु की मतलब जो ये अणु है इसके ही सांद्रता में चेंज आ रहा है, इसलिए इसकी घात 1 है। और कह सकते हो कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, आपके सामने दिख रही है। तो ये आपके सामने इस तरीके से आप लोग इसका अंतर जो है लिख सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला घ नंबर प्रश्न है, और यहां से ये जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन ये समाप्त हो जाएंगे प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत। कह रहा है कि अंतः संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए। ठीक है, तो चलिएगा इसको समझने का प्रयास करेंगे। अंतः संक्रमण तत्व, तो यहां से अंतः संक्रमण तत्व के बारे में लिखना है। देखिए, या ब्लॉक के तत्व यानी वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन अंतिम ऊर्जा स्तरों के, यानी कि जिनके इलेक्ट्रॉन जो अंतिम ऊर्जा स्तर होते हैं वो F कक्षकों में भरे जाते हैं, उनको यह ब्लॉक के तत्व बोलते हैं, अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं, है ना। अब उन्हें F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और इसमें यहाँ पर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड 2 तरीके से चलते हैं, है ना। जैसे जीनान और रेडान की अगर आप बात करो तो यहाँ पर आपके सामने ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाए गए हैं। ठीक है, इनके अंतिम उपकोष जो है वो F कक्षक में ही भरे जाते हैं, जो कि आप देख सकते हो इस तरीके से है। तो 1 नंबर के लिए आपको इतना बता देना है, तो आपको ये 1 नंबर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, यहां से क्लियर है। अब यहां से स्टार्ट होता है प्रश्न संख्या 3, और इसमें पहला प्रश्न है कि एक उदाहरण द्वारा प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी EAN, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, या हिंदी में बोलते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक। इसको स्पष्ट कीजिए। चलिए, तो प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है हम लोग जानते हैं इसको, और इसका एग्जाम्पल भी उदाहरण देना है ना, तो उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। प्रयास करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पर लेकर के आता हूं। और अब आपको रेगुलर बेसिस पर क्लासेस मिलेंगी और ऐसे ही मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आप लोग यहां पर चाहते हैं कि इस तरीके से आपको जो मॉडल पेपर हैं प्रीवियस ईयर के वो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएं, या आप इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह जो भी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको मैं ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। देखो यहाँ पर आपके लिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट यानी कि सभी विषयों का एक ऑफर चल रहा है, जो कि मात्र 99 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट का पूरा हैंड रिटेन नोट्स और पेपर सेट यानी प्रीवियस ईयर के साथ सेट वो आपको PDF फॉर्मेट में 99 रुपये में मिल जाएंगे। तो ये नंबर है 9511470534। इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो मैं आपको वहां पर ये सारा नोट्स जो है प्रोवाइड करा दूंगा बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो अब देखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। प्रभावी परमाणु क्रमांक उप सह संयोजन यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध के बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु क्रमांक संख्या कहते हैं। यानी इसका एक सूत्र होता है EAN बराबर एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू यानी 2 गुणे यानी 2 गुणे कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सूत्र इस तरीके से चलता है। अब बोलेंगे भैया अगर इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल हो जाता तो और बेहतरीन तरीके से हमें क्लियर हो जाता, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर मैं प्रयास करूंगा थोड़ा सा एग्जाम्पल समझाने का। जैसे मान लो आपके पास एक यौगिक है, क्या है भाई, आपके पास एक हम यौगिक देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर लिखो आप K4, ठीक है, K4 Fe, और यहाँ पर ले लो CN6। ये एक यौगिक है, इसका बोलेगा कि आप इसका ENA निकाल कर बताओ, है ना। तो अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इसका EAN है, सॉरी यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना। तो यहाँ पर ENA हो गया, है ना। तो इसको हम लोग
ए कर लेते हैं और फिर एन, ऐसे। चलिए इसका निकाल के दिखाते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो फार्मूला क्या कहता है, पहले एटॉमिक नंबर लिखो। क्या लिखो पहले, एटॉमिक नंबर। तो अब यहाँ पर आपको इसका पूरे का जो एटॉमिक नंबर है वो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो एटॉमिक नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपको फिर क्या लिखना है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर आप Fe का लिखोगे, इसका एटॉमिक नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या जिसे बोलते हो। फिर कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। आप जो है पूरा पूरा देखते जाना और अच्छे तरीके से इसको करते जाना। तो देखो यहाँ पर आप देखो तो इसका 26 जो है वो एटॉमिक नंबर होगा। फिर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर इसका Fe का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखो यहाँ पर प्लस हमने लगाया, क्या फॉर्मूले में माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। फिर क्या यहाँ पर प्लस लगाओ, प्लस लगाने के बाद 2 लिखो, 2 लिखने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो उपसंयोजन संख्या 6 है ना, तो यहाँ पर 6 कर दो, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, यही तो था। तो चलिए फिर अब हो जाएगा। तो यहाँ पर 26 हो गया हमारा ये एटॉमिक नंबर, है ना, परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है K4 का। और इसके बाद प्लस माइनस, यार हमारा प्लस कैसे हो जाता है, 2 और 2 गुणे 6 यानी कि 12, तो ये 12 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। तो पहले आप लोग क्या करोगे, योग करोगे, तो इसको जोड़ लोगे, 26 और 12 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 38 और 2 गया तो कितना 36, तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा 36 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये क्या था 36, इसका जो है आपका EAN नंबर है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, प्रभावी परमाणु क्रमांक। इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करिएगा। देखो यहाँ पर कह रहा है कि मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या होते हैं, सभी की संरचना भी बताइए। देखिए मैं आपको संरचना समझाता हूँ, आप समझना। मोनोहाइड्रिक फिनॉल में एक OH समूह अटैच होता है, वहीं अगर डाईहाइड्रिक फिनॉल की बात करो तो उसमें 2 OH समूह अटैच होते हैं, और अगर हम लोग ट्राईहाइड्रिक फिनॉल की बात करें तो उसमें 3 OH समूह बेंजीन वाला में अटैच होते हैं। इस प्रकार से ये बनता है आपका जो है फिनॉल की संरचना। अब देखो संरचना अगर बनाने के लिए बोल देगा तो आप लोग क्या करोगे, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जैसे कि आप अटैच करके देखना, थोड़ा सा बनाओ। यहां पर एक बेंजीन, एक हम लोग यहां पर बनाते हैं, ठीक है, एक हमने यहां पर बनाया, ये बन गया बेंजीन। ऐसे ही 3 बनाने हैं, क्योंकि 3 मोनो डाई ट्राई 3 समझाने हैं ना, तो 3 हम लोग बना लेते हैं। एक यहां पर बनाते हैं, ये हमारा एक हो गया दूसरा वाला, ठीक है, ये हो गया दूसरा। एक आप लोग और बना लो, तीसरा यहां पर बना लो, ठीक है, ये हमारा एक तीसरा हो गया। अब तीनों में अटैच करके मैं आपको दिखाता हूं कैसे होगा। देखिए 3 हमारे बेंजीन हो गए यहां पर। अब कह रहा है कि अगर आपको मोनोहाइड्रिक फिनॉल बनाना है तो उसमें केवल एक OH समूह अटैच करना है, तो एक OH यहां पर अटैच कर दो, ये बन गया मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। अब अगर दूसरा बनाना है डाईहाइड्रिक, तो यहां पर 2 फिनॉल OH अटैच कर दो, यहां पर और यहां पर, ठीक है, ये हो गया डाईहाइड्रिक फिनॉल। अगर आपको जो है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल बनाना है तो 3 अटैच कर दो, एक यहां पर, एक छोड़कर एक यहां पर अटैच कर दो, फिर एक छोड़कर एक यहां पर अटैच कर दो, ये बन जाता है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। इस तरीके से इनकी जो है संरचनाएं चलती हैं और आप लोग बड़ी आसानी से इनको बना भी सकते हो, ठीक है। तो इतना आप लोग परिभाषा में बता देना, और ये जो 3 संरचना है इनको आप लोग बना देना, बाकी इनका नाम लिख सकते हैं, है ना। चलिए मैं लिख के आपको बता देता हूँ। ये पहला वाला क्या है भाई, मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। क्या बोले थे हम लोग इसको, मोनो यानी एक है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है, ये आपका पहला वाला हो गया। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक, है ना, डाईहाइड्रिक, तो ये हमारा क्या है भाई, डाईहाइड्रिक फिनॉल है। तीसरे को क्या बोलते हैं, तो तीसरे को हम बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक, है ना, ये हो जाएगा हमारा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। इस तरीके से संरचनाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। तीनों के क्लियर हैं। चलिए अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एल्कोहल और फिनॉल की जल में विलयता का कारण स्पष्ट कीजिए। भाई एल्कोहल जो OH होता है, और यहाँ पर आपका जैसे आप ले लो एथिल एल्कोहल ले लो, है ना, C2H5OH, या आप फिनॉल की बात करो तो यहाँ पर C6H5OH, ये दोनों जो है जल में कैसे विलय होते हैं, इनका कारण स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन ये कह रहा है। देखो इसमें लिखना क्या है आपको, यहाँ पर सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बस इतना समझाना है कि जो एल्कोहल होता है और फिनॉल होते हैं वो जल के साथ जो घुलते हैं वो हाइड्रोजन आबंध के कारण घुलते हैं,
ठीक है, किसके कारण? तो जल के साथ अल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं वो हाइड्रोजन आबंध के कारण विलय होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो पहले तो एल्कोहल का ग्रुप बताया गया जहाँ पर आर आर अटैच है। ये आपका देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर देखिएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये हो गया, एक यहाँ पर इसमें अटैच है, ये इसके साथ अटैच है। तो इस तरीके से संरचना बनती है। और यहाँ पर बता देना कि जो ये घुलते हैं तो वो किसके लिए? हाइड्रोजन आबंध के कारण ही विलय होते हैं। आप ऐसे ही फिनॉल के देख लो, ये यहाँ पर बेंजीन अटैच इनके साथ, तो ये आपका OH के साथ ये अटैच, OH के साथ यहाँ पर ये अटैच, OH के साथ ये अटैच, ये फिनॉल और ये फिनॉल। इसलिए ये जल में घुले विलय इसलिए होते हैं क्योंकि ये इनमें हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। सिंपल सा आपको इतना बस बताना और ये संरचना बना दे रही है। ठीक है, तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चनों को पूरे सॉल्व कर करके आना है। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न है भाई थ्योरी टाइप का, कह रहा है एंजाइम को परिभाषित कीजिए। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम को मैं अगर सिंपल सी भाषा में कहूं तो कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। बाकी आप अगर लॉन्ग में ज़्यादातर देखना चाहते हैं क्योंकि ये थ्योरी है तो आप लोग लास्ट चैप्टर जैव अणु में चले जाएंगे तो वहाँ पर ये मिल जाएगा। एंजाइम हो गया, प्रोटीन हो गया, है ना, ये सब कुछ कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये सारी परिभाषाएं आपको वहीं पर मिलेंगी। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है यहाँ से प्रश्न संख्या 4। इसमें पहला का नंबर का प्रश्न है हाइलो एल्केन में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि का एक उदाहरण। जैसे इसमें आप अगर पढ़ोगे तो एक रिएक्शन मिलेगी SN1 और एक आपको मिलेगी SN2। ये दो रिएक्शन है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं और इन दोनों में से बोर्ड एग्जाम में हर एक साल हर एक पेपर के सेट में कहीं ना कहीं एक रिएक्शन पक्का पूछी जाती है। आप में से काफी सारे छात्रों ने इन दोनों रिएक्शन को पढ़ भी लिया होगा। तो यहां पर याद रखना दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को तैयार करना है, आती कोई एक ही है। ठीक है, तो ये आपको करना है अपने से। बाकी इसके बाद यहां से अगला देखो, इसमें एक ही चीज होती है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि जो होती है इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जो है हट करके वो जो है अम्ल के रूप में या जल के रूप में अलग होता है, जो कि मैं आपको एक वीडियो ला दूंगा तो इनमें आप समझिएगा थोड़ा सा। बाकी इसमें अभी लॉन्ग में इतना नहीं बता पाएंगे यहाँ पर। बाकी अगला प्रश्न देखने का प्रयास करना, क्लोरोबेंजीन के हाइलोजन नाइट्रीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए। देखो हाइलोजन, चलिए तो यहां पर पहले जानते हैं हाइलोजन क्या होता है, फिर उसके बाद नाइट्रीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट, तीनों को हम लोग समीकरण के अनुसार समझेंगे, यानी कि रिएक्शन देकर के कुल मिलाकर समझाना है। तो पहला पॉइंट था आपका हाइलोजन, ठीक है ना, हाइलोजन क्या होता है? हाइलोजन ही है। इसमें होता ये है कि आप जैसे कोई एक क्लोरोबेंजीन ले लो, ठीक है, फर्स्ट वाला है ये, मान लो हम लोग यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं ऐसे करके ये, और यहाँ पर Cl अटैच कर दिए। इसमें आप लोग क्या करिए, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दो और किसको लेकर के, निर्जल AlCl3, यानी कि आपको लेना है क्या इसमें, निर्जल AlCl3, और रिएक्शन जब कराओगे तो यहाँ पर बनता क्या है, याद रखना, इसमें आपको इस तरीके से प्राप्त होगा। एक यहाँ पर ये बेंजीन हो गया, इसमें एक बेंजीन ये ग्रुप बना, एक आप लोग यहाँ पर और बना दो, ठीक है, डबल कर दो इसको ये, और इसमें जब आपको आप जो है इसको जब डबल कर देते हो यहाँ पर 2 लगा दो ऐसे, तो ये आपका एक Cl यहाँ पर अटैच हो जाता है हाइलोजन में और एक यहाँ पर अटैच हो जाता है, एक यहाँ पर अटैच हो जाएगा और एक आपका 1 2 3 को छोड़ करके यहाँ पर आपको Cl इसमें अटैच कर देना है। इसको बोल देंगे O, है ना, आर्थो, ठीक है, डाई क्योंकि 2 है, डाई, और फिर क्या है ये पूरा, तो क्लोरोबेंजीन है तो डाई क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, है ना, क्लोरोबेंजीन। इस तरीके से ये चलता है हाइलोजन में। अब देखो अगर नाइट्रीकरण की अगर बात करो तो नाइट्रीकरण में क्या होता है, तो इसमें पीक्रिक अम्ल बनता है। कैसे बनेगा देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट और 2 को मैं समझा दूंगा तो आप आराम से इसको कर लोगे। दूसरा वाला क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में, नाइट्रीकरण, ठीक है, नाइट्रीकरण की अभिक्रिया समझिएगा। यहाँ पर लिखो नाइट्रीकरण में क्या होता है, तो इसमें उसी प्रकार से जैसे पहले में हम लोग बेंजीन लिए थे तो यहाँ पर भी बेंजीन आप बना लो पहले, ठीक है, ऐसे करके
ये बेंजीन बन गया, Cl अटैच कर दो, है ना। और इसमें लेना क्या है नाइट्रीकरण के लिए, तो भाई यहाँ पर HNO3 लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, HNO3। कराएंगे रिएक्शन किसके साथ, तो सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल आपको रिएक्शन के यहाँ पर लेना है। और कैसा रहेगा, कॉन्सेंट्रेट रहेगा, कैसा रहेगा भाई, सांद्र रहेगा, ठीक है ना, सांद्र। ये जब ले लेते हैं तो भाई यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस टाइप का बनता है, तो यहाँ पर याद रखना ये बेंजीन ग्रुप आपका इधर है तो इधर भी बनेगा ऐसे करके, ठीक है। बेंजीन आपका अटैच हो गया। अब देखो Cl कितना है यहाँ पर, तो केवल और केवल एक है, ठीक है, एक Cl अटैच हो गया। HNO कितना है यहाँ पर, 3, HNO3। तो यहाँ पर याद रखना रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, इसमें एक नंबर यहाँ पर, अगला छोड़ के अगले पर, फिर एक छोड़कर फिर यहाँ पर आपको NO2, इसमें भी NO2 और यहाँ पर भी NO2 ये अटैच करना। इसको बोलते हैं पीक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, पीक्रिक अम्ल बोला जाता है, ठीक है। तो ये बनता है आपका नाइट्रीकरण में, ठीक है, इस तरीके से होता है। बाकी अगला भी आपका एक फ्रीडल क्राफ्ट है, तो ये भी नेमिंग रिएक्शन है, तो जो कि मैंने बताया है नेमिंग रिएक्शन के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर आए तो यहाँ पर कह रहा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण दीजिए। फिर क्या है, घ नंबर एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करने हेतु 2 समीकरण बताओ। देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे अंतर के जो है अंतर्गत जो पूछे जाते हैं उनमें एग्जाम्पल अगर दोगे तो और बेहतर रहेगा, अगर एग्जाम्पल नहीं दोगे तो थोड़ा सा समझाना जो है मुश्किल हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि एग्जाम्पल के साथ थोड़ा समझाओगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो चीज़ क्लियर होगी और आपको नंबर जो मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं। इतना आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। अब यहाँ से 3 नंबर वाले लॉन्ग के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अगर आप देखो ध्यान से तो पहला का नंबर एक क्वेश्चन है और यहाँ पर कह रहा है कि 0.1 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स। यहां से क्या चीज समझ में आ रही है, ये आपका मोलरता दिया है, ठीक है। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बिलियन से भरे 1000 सेंटीमीटर लंबाई, ये क्या है भाई, लंबाई दी गई है, तथा 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या रेडियस है, त्रिज्या दी है। के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध दिया है यानी R का मान है ये, ठीक है, 5 × 10³ ओम, ठीक है। और विलियन की मोलर चालकता की गणना करनी है। चलिए ये न्यूमेरिकल है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसको मैं आपके सामने थोड़ा सा रखूँगा यहाँ पर। बाकी सॉल्व कैसे करना है वो देखो आप बेहतरीन तरीके से समझ आते हो और यहाँ पर मैं इसको आपको थोड़ा सा बताऊँगा हिंट्स के तौर पर और आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करना, क्योंकि जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और ऐसे बोर्ड एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन जो है आपको फंसा के रख देते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है पहले वो हम लोग लिखते हैं। यहां पर मोलरता कैपिटल एम का मान है कितना, 0.1 मोल लीटर इनवर्स, तो इसको लिखेंगे 0.1 मोल लीटर इनवर्स, ये चीज दी है। इसके बाद भैया बोलेंगे क्या है, 1000 सेंटीमीटर लंबाई दी है यानी एल का मान है भाई 1000 सेंटीमीटर, ये दिया गया है, ठीक है। फिर रेडियस 0.5 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या दी है, तो आर का मान 0.5 यानी कि 5 सेंटीमीटर, ये दिया है यम ये दिया है। ऐसे ही विद्युत प्रतिरोध दिया है यानी कि आर का मान भी दिया है, आर यानी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कितना है 5 × 10⁻³ ओम, ये दिया है। ये 4 चीजें इस क्वेश्चन में दी हैं और निकालना क्या है, मोलर चालकता, ठीक है, विलयन की मोलर चालकता की गणना करनी है। तो विलयन की जो मोलर चालकता होती है उसको हम लोग लैम्डा एम से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित या व्यक्त करते हैं। लैम्डा एम का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको केमिस्ट्री मतलब हर एक पेपर के सेट में न्यूमेरिकल के अंतर्गत कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं ऐसे। तो लैम्डा एम का जब मान आपको ज्ञात करना होगा तो अब दिमाग में आएगा कि हमें भैया चाहिए इसका फॉर्मूला यानी सूत्र। तो देखो लैम्डा एम इक्वल टू आपका होता क्या है, सूत्र की बात कर रहे हैं, 1000 गुणे फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, ठीक है, 1000 गुणे के बटे यहां पर होता है कैपिटल एम। अब बोलेंगे भैया ये के क्या हो गया, आखिरकार ये के है क्या,
तो भैया के है चालकता, तो बोलेंगे भैया यहाँ पर के का क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दिया गया तो हम क्या करें। तो भाई अब अगर के यानी चालकता का वैल्यू नहीं दिया है तो इसके लिए एक सूत्र होता है हमारा के बराबर, जो कि साइड में यहाँ पर आप लोग लिख लेना, के इक्वल टू यानी कि चालकता बराबर होता है यल बटे आर इंटू ए। ठीक है, आर इंटू ए, यल लंबाई है, आर प्रतिरोध है, ए आपका क्षेत्रफल एरिया है। ठीक है, अब देखो के का मान आपके पास इतना आया, तो अब इसी वैल्यू को उठा करके आप यहाँ पर रख दो, क्योंकि ये सारी वैल्यू तो हमारे पास दी गई है ना, तो हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ से ये फार्मूला पहले बनाते हैं, तब जाके वैल्यू को पुट करेंगे। तो लैम्डा एम इक्वल टू यहाँ पर बनता है 1000 गुणे, ये के की जगह पर इसको रखते हैं, यल अपॉन क्या है आर इंटू ए, ये यहाँ पर रखा गया। भाई इसको जब हमने यहाँ पर रख दिया तो अब आपका जो बटे का इसका यम है वो भी इसके बटे में ही बचता है, इस तरीके से कैपिटल एम, तो ये भी बटे में बचेगा, है ना। इतना बना आपका। अब जब ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं तो अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वैल्यू को रख देना है। तो चलिए वैल्यू को रखते हैं, यहाँ से वैल्यू को क्या करते हैं, रखते हैं और इसका निकालते हैं मोलर चालकता। 1000 गुणे यल का वैल्यू कितना भाई, इसमें यल का वैल्यू ये भी 1000 सेंटीमीटर था ना, हाँ 1000 ये भी था 1000, और फिर इसके बटे में यहाँ पर क्या चलेगा, देखो बटे में आपका क्या आएगा, तो स्मॉल एम और आर का वैल्यू पहले रखते हैं। आर क्या है, प्रतिरोध, 5 गुणे 10 घाते 3, तो देखिए 5 गुणे 10 की घाते यहाँ पर क्या है 3, ये हो गया हमारा। ठीक है, गुणे ए क्या है, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो ए को हम लोग पाई आर स्क्वायर बोलेंगे यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर गुणे यम का वैल्यू कितना है 0.1। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपके सामने ताकि आप लिखना जो है समझ जाओ। अब देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर को भी समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ से भी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यम इक्वल टू 1000 गुणे 1000 को क्या लिख सकते हो 10⁻3 है ना, गुणे 1000 को फिर से 10⁻3 बटे में यहाँ पर क्या चलेगा भाई, तो बटे में 5 और गुणे पाई 10 के घाते कितना 3, गुणे पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 गुणे आर कितना है यहाँ पर, आर है 0.5, तो आर स्क्वायर है फार्मूले में, तो 0.5 का क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि लिख जाएगा आपका 0.5 गुणे 0.5 गुणे, अब इधर क्या है 0.1। इतना वैल्यू जो है रखने के बाद आपका आता है पूरा। अब क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट कर लेना है, जो आएगा वही आंसर। तो 10⁻3 पहले कैंसिल, बचता क्या भाई, तो बचता है आपके सामने, ध्यान से थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, काफ़ी आसान सा है इसका जो है सोल्यूशन, बस आपको देखना है। अब इन सभी का पहले देखो, आप चाहो तो जो है इसका दशमलव मुक्त भी करा सकते हो, है ना। आप चाहो तो इसका दशमलव मुक्त करा दोगे, जैसे कि ऊपर नीचे यहाँ पर क्या है 10, इसको देखो तो 1 ऐसे और फिर 0, ये 10 बनेगा, ये भी 10 बनेगा, ये भी 10। इन तीनों को अगर आप देखो तो 10⁻3 आपका बन रहा है ना, और ये 10⁻3 जो है ये ऊपर जाएगा, है ना, पलट करके, तो इधर प्लस का उधर माइनस का, तो ये इसको भी कैंसिल करा देगा, तो यहाँ पर ये सभी प्लस के बन जाएंगे। तो 5 गुणे 1 यानी कि 25 और 5 125 गुणे 3.14। तो जब ये पूरा आप लोग कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा एम का देखो मान जो निकलेगा वो आपका आएगा यहाँ पर लगभग 2547। इसमें आपको ध्यान देना है थोड़ा सा कैलकुलेशन में, यहाँ पर आपका 2547 के लगभग आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पर, डिफरेंस है, तो इतने से आपको ध्यान देना, यहाँ पर मत ध्यान देना, ये थोड़ा जल्दीबाजी में हो गया है, तो इसको कैलकुलेट करने का प्रयास अपने से करिए, बाकी फार्मूला यही लगेगा और वैल्यू ऐसे ही रखी जाएंगी। ठीक है, 2547 ओम इनवर्स इसका मात्रक होगा, ओम इनवर्स, और सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया इसमें जुड़ा है, और मोल जो है आपका नीचे था तो इसलिए मोल इनवर्स हो जाएगा। ये जो है इस तरीके से आपका यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही अगला एक न्यूमेरिकल है, किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन से तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः दिए गए हैं। यहाँ पर 2 ई का मान जो है निकालना है। संक्रमण धातुओं के परमाणविक तथा आयनिक आकारों में परिवर्तन तथा आयनन एंथैल्पी को संक्षिप्त जो है टिप्पणी करिए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT जो होता है, CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसको बोलते हैं, इसको जो है व्याख्या इसकी करनी है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि परासरण दाब की व्याख्या कीजिए और इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान
ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, जो कि यहाँ पर रहेगा इस तरीके से। अथवा का क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है अथवा में कि आपको क्या निकालना है यहाँ पर, इसमें यहाँ से अथवा में एक ठोस के 1.26 ग्राम को 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में घोला गया है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब दिया है आपके पास 2.56 × 10⁻³ बार यह पाया गया है। ठोस के मोलर द्रव्यमान को परिकलित कीजिए या इसको निकालिए। अगला इसी में खा नंबर का क्वेश्चन देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टरीकरण की परिभाषा तथा क्रियाविधि लिखिए और बेंजोइक अम्ल के हाइड्रोजनन और नाइट्रीकरण की अभिक्रिया, जो कि मैंने अभी बताया ना, हाइड्रोजनन को भी समझाया हूं और नाइट्रीकरण को भी मैंने आपको समझाया है अभी जस्ट, ठीक है। ये आपको समीकरण इसके देने हैं। तो देख सकते हैं मतलब पूरा जो केमिस्ट्री का पेपर बन रहा है भाई इस समय, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 90% पेपर आ रहा है और बाकी का जो बच रहा है वो विलियन चैप्टर के ऊपर पूरा का पूरा झेल दे रहा है। तो भाई मैं आपसे यही कहूँगा कि जो शुरू का आपका अगर न्यूमेरिकल की हमको टेंशन होती है तो वो है चैप्टर नंबर 1 आपका, जो कि अब नए सिलेबस में हमारा सोल्यूशन वाला चैप्टर, ठीक है ना, सोल्यूशन वाला चैप्टर हो गया। और एक आपका चैप्टर नंबर 2 आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन, और चैप्टर नंबर जो 3 है वो आपका रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक में। ये 3 अगर चैप्टर आपके अगर मजबूत हैं और जैसा मैं पढ़ाता हूँ इस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपको केमिस्ट्री में मैं पूरा बिलीव कराता हूं या विश्वास दिलाता हूं कि भैया 65+ आप लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। और ऐसे मॉडल पेपर जो मैं सॉल्व कराता हूं इनसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है। देखो मैं आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, क्या कहीं पर आपने ऐसा पाया कि मैं आपको थ्योरी पढ़ा दूं कि मोलरता, मोल अंश, मोल प्रभाज या आप लोग परासरण दाब या ऐसे थ्योरी को पढ़ लो तो भैया 90-95 आप ले आओगे? तो ऐसा मैंने कभी नहीं कहा और आएगा भी नहीं। जब तक आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन उससे लड़ना नहीं सीखोगे ना तो बोर्ड एग्जाम में कभी भी आप 65+ जो लेकर के टारगेट चल रहे हो उसका सपना मत देखना। मैं खुला एकदम आपसे ओपन बातें करता हूं, ठीक है ना। तो अगर आपको ये सपना है ना कि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना चाहिए 90-95, तो भाई इसी तरीके से पेपर आएगा और ऐसे ही आपको सॉल्व भी करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखो अथवा में क्वेश्चन है, निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। जैसे कि ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल कैसे बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल कैसे बनेगा। ये आपका ये एक नंबर के हैं सारे, एक नंबर के, ठीक है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर 4 मेथिल एसिटोफिनोल, इसका एक वीडियो आएगा, ठीक है ना। इस वाले जो पोर्शन है यहाँ पर, जितना ये पोर्शन मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसका एक वीडियो आएगा और इस टाइप के यौगिकों को कैसे सॉल्व करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक बेसिक लेवल से आपको बताना पड़ेगा, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं डायरेक्ट आपको अगर बता दूंगा, ठीक है ना। तो इतना याद रखना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है, डाइएजोनियम लवण के विचरण है ना, विचरण का, चलो ठीक है आप कर लेना, विचरण की विधि तथा 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण। अथवा में एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है कि एमीन के विचरण की 5 अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। और अथवा में है यहाँ पर, क्या होता है जब डी ग्लूकोज, इसकी संरचना आती है भाई ग्लूकोज में व्यक्त करने के लिए पूछता है क्वेश्चन की, दर्शाओ कि ग्लूकोज में OH समूह उपस्थित है, COOH ग्रुप उपस्थित है, CHO ग्रुप उपस्थित है, ये प्रूफ करने के लिए पूछता है। तो डी ग्लूकोज निम्नलिखित से क्रिया करता है, जैसे HI से रिएक्शन करे तो आपको कराना है, NH2OH से रिएक्शन करा के दिखाना है, Br2 यानी जल से रिएक्शन करा के दिखाना है, HNO3 से रिएक्शन करा के दिखाना और HCN से रिएक्शन करा करके दिखाना है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये सन्नाटा मार गया क्वेश्चन मान लीजिए, तो फिर आपका अथवा में रहेगा आपका ये वाला। तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए, जैसे प्रोटीन का विकृतीकरण पर टिप्पणी, न्यूक्लिक अम्ल पर टिप्पणी। तो इस तरीके से 70 नंबर यहाँ से पेपर आपका बनने वाला है, 70 का पूरा, है ना। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। और अगर आपको यहाँ पर ये जो है इस तरीके से जो टारगेट हमारा 65+ का हर एक सब्जेक्ट में अगर आप भी लेकर के चल रहे हैं और आपको भी चाहिए तो आप ये नोट्स भी परचेज कर सकते हो, क्योंकि इनमें मैंने बेहतरीन तरीके से पूरा एक्सप्लेन आपको जो है रखा है और एक्सप्लेन भी किया है। और ये नोट्स आपके लिए तब काम आएंगे जब आपका एग्जाम जो है ना नजदीक होगा और आपने नोट्स अगर नहीं बनाया होगा तो आप परेशान होंगे, उस टाइम पर आपको ये जरूर याद आएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको चाहिए तो ये नंबर जो दिया गया है इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो और मात्र 99 रुपीज में मैं PDF फॉर्मेट में ऑल सब्जेक्ट प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप निकलवा भी सकते हैं अपनी वहां पर, है ना। और बेहतर
बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो और पेपर के सेट भी आपको साथ साथ मिलेंगे इन्हें जो है ऑल सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा और ये मॉडल पेपर जो था आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ऐसे मॉडल पेपर में आपको लगभग 7 से 8 सेट प्रोवाइड करा दूं तो आप एक बार कमेंट जरूर करना, मैं आपको यहाँ पर ऐसे सोल्यूशन के साथ इनको जो है प्रोवाइड जरूर कराऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।